हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकित आईएएस क्लासेस में। और आज जो आपकी क्लास होगी वो ज्योग्राफी की क्लास होगी। और ज्योग्राफी का जो आपका टॉपिक होगा, जो आपका सिलेबस होगा, वो यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा। और इसमें आपको जो भी आपका 26 और 27 जून को जो एग्जाम है, तो इस एग्जाम के लिए आपके लिए जो है ज्योग्राफी का ये पोर्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से आपके हर बार जितने भी आपने देखे हैं इस बार से अब तक के लिए, उससे पहले यूपी ट्रिपल एससी बहुत ज्यादा प्रश्नों को इस टॉपिक से पूछ सकी है। और जो ज्योग्राफी का ये जो सिलेबस है, इसमें से जितना भी आप करोगे तो उसमें से आपको बहुत ज्यादा प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आप ध्यान से अब जो है उसके अकॉर्डिंग अपनी ज्योग्राफी को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। बस जितना भी आपको इसमें कराया जाएगा आपको केवल उतना ही करना है, और उसी के अनुसार आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपका ज्योग्राफी का कंप्लीट होगा। क्योंकि इससे पहले हम जो है हमारी जो क्लासेस है वो हिस्ट्री की है, हिस्ट्री के ऊपर पढ़ी हुई है। मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया की जो क्लासेस हैं आपकी वो यूट्यूब पर हमने डाली हुई है। वो भी अगर आप करोगे तो आपको वीडियो के जो एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और उसी के अनुसार आपको आज ये ज्योग्राफी वाला जो टॉपिक है, ज्योग्राफी आप आज की आपकी जो स्टार्ट होगी, तो ज्योग्राफी में आपको कैसे करना है, क्या करना है। देखिए, आपका भूगोल, जियोग्राफी, ठीक है। भूगोल जियोग्राफी आप जो है आज पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आपको जानना है कि जो भूगोल है आपका उसको कितने भागों में बांटा गया है। जो भूगोल है आपका इसको 3 भागों में बांटा गया है। भूगोल को आप 3 भागों में पढ़ते हैं। देखिए, पहला जो इसका भाग है आपका उसे कहते हैं ब्रह्मांड। तो सबसे पहले आपका आता है ब्रह्मांड, जिसे यूनिवर्स कहा जाता है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड एक भाग होगा जिसको आप पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसमें ब्रह्मांड होगा। और दूसरा होगा आपका भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल पढ़ेंगे। इसके बाद भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। और इसके बाद जो तीसरा पार्ट आपका आता है वो आता है आपका विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला आपको पोर्शन ये पढ़ना है। तो आपके लिए 3 जो भूगोल है इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक पहला भाग ब्रह्मांड होगा, फिर भारतीय भूगोल होगा, फिर आपका विश्व का भूगोल। तो तीनों को आप एक क्रम वाइज इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड क्या होता है, किस तरीके से इसके बारे में, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इससे संबंधित क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं। तो इसके बारे में आपसे बहुत बार पूछता है कि ब्रह्मांड में क्या क्या आपके ग्रह हैं, कितने गैलेक्सियां हैं। सारे आपसे इसके बारे में पूछे जाएंगे। किस किस जो मेन मुद्दे हैं उसके बारे में पूछा जाता है। तो इसमें आप सबसे पहले आप करेंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड होता क्या है, तो ब्रह्मांड के बारे में आपको जानना है सबसे पहले। अब इसमें यह देखा जाता है कि जो ब्रह्मांड है आपका, इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में जो बताया गया है वो कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक आए, किस किस वैज्ञानिक ने इस ब्रह्मांड के बारे में, संसार के बारे में क्या क्या बताया, और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई, तो किस किस वैज्ञानिक ने अपनी क्या क्या व्याख्या दी। तो इसके बारे में आज आप समझेंगे। तो ब्रह्मांड जो है आपका, तो इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जो भाई कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा जिसने सबसे पहले सोचा होगा कि ये जो पूरा संसार है ये किस तरीके से काम करता है, कैसे है, कहां तक फैला हुआ है। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ तो मन में विचार आया होगा। तो उसी के अनुसार अब जो बताया गया, एक वैज्ञानिक थे आपके लगभग दार्शनिक, वो लगभग 900 BC के लगभग। तो 900 BC में एक सबसे पहले जो आपके दार्शनिक आए, एक होमर नाम के थे, यूनान के थे, होमर नाम का। तो 900 BC में होमर नाम के जो दार्शनिक थे, खगोल शास्त्री थे, इन्होंने बताया आपका। अब इन्होंने सबसे पहले जो बताया, इन्होंने बताया जब 900 BC में, ये कहा कि जो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, संसार है, ये संसार किस तरह से है, एक चौड़े थाल के रूप में फैला हुआ है। यानी कि उसको एक चौड़े थाली के रूप में इसको दिखाई दिया। वैसे इसको जो दिखाई दिया, इसकी नजर यहां सकती, तो इसको जहां जहां तक भी दिखाई दिया, इसने इसको ऐसा मान लिया कि भाई इस तरीके से एक चौड़े थाल के रूप में है। तो इसने ये बता दिया कि जो ब्रह्मांड है पूरा किस तरीके से चौड़े थाल के रूप में है। तो ये इन्होंने बता दिया गया था। तो ये बताया इन्होंने एक चौड़े थाल के रूप में। अब इसके बाद जब इन्होंने ये बताया तो इसके बाद और वैज्ञानिक आएंगे। अब जो दार्शनिक आते हैं वो क्या क्या कहते हैं, तो इसके बाद एक आता है आपका 500 में, लगभग 500 BC में एक दार्शनिक आएगा आपका, एक खगोल शास्त्री, जिसका नाम हेक्टियस। अब हेक्टियस आएगा।
अब हेक्टियस नाम का जब आता है, हेक्टियस, ठीक है, तो यूनान का था। अब इसने भी ये बताया कि जो ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पूरा का पूरा जो हमने बताया छोटे थाल के रूप में है, तो ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, सागरों से, महासागरों से घिरा हुआ है। तो इन्होंने बताया कि जो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, संसार है, चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, सागर से। क्योंकि जब उसने घूमा, उसने भूमध्य सागर तक गया, इस तरह से अपने जब चारों तरफ उसने देखा, जाकर के घूम के स्थल पर घूमा, तो उसने अपने चारों ओर देखा कि यहाँ पे तो क्या है, चारों तरफ पानी ही पानी फैला हुआ है, सागर ही सागर है। तो इसलिए उसने बताया कि जो पूरा का पूरा संसार है, ये किससे घिरा हुआ है, सागरों से घिरा हुआ है। तो इसी आधार पर इसने इसको सागरों से घिरा हुआ बताया पूरा का पूरा। और इन्होंने बताया कि जो पूरा संसार है, पानी वहां तक नहीं पहुंचे थे, इन्होंने सागरों को नहीं देखा था। इसी आधार पर इन्होंने अनुमान लगाया कि बस ये क्या है कि स्थल है और एक चौड़े थाले के रूप में है। लेकिन इन्होंने बताया जब ये सागर को भी इन्होंने देखा चारों तरफ जाकर के, तो उसी के अनुसार इन्होंने बताया कि भाई ये पूरा का पूरा क्या है, आपका सागरों से घिरा हुआ है। तो इसी के अनुसार अब यहां पर जब इसके बाद आते हैं आपके, ठीक है, तो ये आए। अब इसी के बाद कौन आएंगे आपके, एक आते हैं लगभग जाकर के आप देखेंगे कि लगभग 250 एडी के लगभग और 250 बीसी, तो लगभग 250 बीसी के लगभग फिर कौन आते हैं आपके, 250 बीसी के लगभग एक इराटोस्थनीज आते हैं, इराटोस्थनीज। अब इराटोस्थनीज आएंगे, ये दार्शनिक थे आपके। अब इराटोस्थनीज जब आएंगे तो अब ये क्या बताएंगे, ये सबसे पहले जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, इस ज्योग्राफी शब्द का निर्माण कर देते हैं। तो ज्योग्राफी शब्द को जो दिया जाता है इसके बारे में कि इसे ज्योग्राफी कहा जाएगा, तो ज्योग्राफी जो इन्होंने शब्द दिया, और ज्योग्राफी शब्द जब इन्होंने दिया, तो इसी ज्योग्राफी शब्द के आधार पर इनके द्वारा दिया गया, तो इसी आधार पर इन्हें क्या कहा जाता है, ज्योग्राफी का, भूगोल का जनक कहा जाता है। तो इसलिए इनको क्या कहा गया, भूगोल का जनक। तो भूगोल का जनक आपका इराटोस्थनीज को कहा जाता है, भूगोल का जनक। तो भूगोल का जनक इनको कह दिया गया। अब इसी आधार पर, किस आधार पर कहा गया, क्योंकि इराटोस्थनीज ने ही सबसे पहले क्या दिया, ज्योग्राफी शब्द दिया था, और ज्योग्राफी शब्द दिया, इसी के आधार पर इन्हें भूगोल का, ज्योग्राफी का फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। तो इसी आधार पर, लेकिन इससे पहले जो पूरी तरीके से जो व्याख्या करती वो हेक्टेस ने भी कर दी थी, लेकिन हेक्टेस ने बस ये कि ज्योग्राफी शब्द नहीं दिया था, इन्होंने पूरी व्याख्या कर दी ब्रह्मांड की इसके बारे में। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है भूगोल का पितामह, ठीक है, भूगोल का पितामह इनको कहा जाता है। ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया है कि भूगोल का पितामह, तो भूगोल का पितामह किसे कहा जाता है, हेक्टियस को कहा जाता है। हेक्टियस को भूगोल का पितामह कहा जाएगा और इराटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। तो इतनी ये बातें आपकी हैं, इसके अनुसार आपको करना है लगभग। इसके बाद आपके एक आएंगे जो अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, इनके बाद एक आधुनिक भूगोल के जनक के बारे में पूछा जाता है कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का जनक। तो आधुनिक भूगोल का जनक के बारे में आपसे पूछेगा किसे कहा जाएगा, तो आधुनिक भूगोल का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, ये हम्बोल्ट को कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है इसके बारे में आपसे, ये हम्बोल्ट को कहा जाता है कि जो आधुनिक भूगोल, जो भी हमारी जो मॉडर्न भूगोल ज्योग्राफी के बारे में पूरी तरीके से बताया गया है, तो वो किसके द्वारा बताया गया है, वो आपका हम्बोल्ट के द्वारा बताया गया है। अब इसके बाद एक पूछता है कि भारत के बारे में, कि जो भारतीय ज्योग्राफी है, भारतीय भूगोल है, भारतीय भूगोल के बारे में किसके द्वारा पूरी तरीके से व्याख्या करी गई, तो भारतीय भूगोल के बारे में आपसे पूछ लेता है। तो भारतीय भूगोल के बारे में अगर पूछा जाए आपसे किसके द्वारा बताया गया, तो भारतीय भूगोल के बारे में आपका जेम्स रेनेले के द्वारा बताया गया था, जेम्स रेनेले। तो जेम्स रेनेल ने बताया कि पूरी तरह से जो भारतीय भूगोल है इसकी पूरी व्याख्या किस तरीके से करी, कहां कहां तक भारतीय भूगोल फैला हुआ है, क्या स्थिति है, किस प्रकार से यहाँ पर जो भूगोल है वो कार्य करता है। तो ये सारी की सारी व्याख्या इनकी जो है उसके बारे में बताया गया है। तो आपको इसके बारे में समझना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले भूगोल के बारे में किसने बताया, किस प्रकार से क्या व्याख्या करी थी। तो 900 बीसी में होमर के द्वारा करा गया, 500 बीसी में हेक्टियस ने बताया, फिर 250 बीसी के लगभग इराटोस्थनीज ने इसको शब्द दिया, भूगोल का जनक कहा गया। आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट को बोला गया। भारतीय भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, जेम्स रेनेले को कहा जाता है। तो इसके अनुसार आपको ये ध्यान से करना है, इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। यहाँ पर जो है आपका ब्रह्मांड है। अब ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा सा समझेंगे क्या होता है। इसको एक बात और बताई गई है कि आपका जो यहाँ पर अगर कुछ है कोस्मोस, कोस्मोस भी किसे कहा जाता है, तो कोस्मोस का मतलब भी क्या होता है कि कोस्मोस ही ब्रह्मांड या यूनिवर्स को ही कहा जाता है, यूनिवर्स को ही कोस्मोस के नाम से जाना जाता है। तो इसी आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, तो स्टडी और यूनिवर्स
अगर पूछा जाए कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स किसे कहा जाता है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स के बारे में आपसे पूछ ले तो ये कहा जाएगा इसको कॉस्मोलॉजी। ये किसके आधार पर कहा जाता है, तो ये आपका कॉस्मोस, जो हम कहते हैं ब्रह्मांड को ही कहते हैं, और ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। तो वो इसी के आधार पर कहते हैं। कभी भी आपसे देखा जाए कि कॉस्मोस का मतलब क्या है, तो कॉस्मोस का मतलब ब्रह्मांड ही होता है। तो इसके बारे में और इसके अध्ययन को क्या कहा जाए, आपका कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। तो इसी आधार पर आपको ये ब्रह्मांड के बारे में पता चलता है। आपसे पूछे कि भूगोल का मतलब ही क्या होता है, जो आपका भूगोल है, भूगोल यानी कि जो भी पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर, संसार में जो भी आपके जो भौतिक तत्व हैं, उन भौतिक तत्वों के, भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थों के अध्ययन को ही भूगोल कहा जाता है। तो भूगोल का मतलब ही ये होता है कि पूरी संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी भौतिक तत्व हैं, उनके अध्ययन को, उनकी रिसर्च को ही भूगोल कहा जाता है। तो भूगोल का मतलब आपसे पूछ लिया जाता है कि भूगोल ही क्या होता है, तो ब्रह्मांड में, यानी कि लिखना, इसको ध्यान से लिख लेना इसकी डेफिनेशन को, कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में उपस्थित भौतिक तत्वों के अध्ययन को ही भूगोल कहा जाता है, ज्योग्राफी कहा जाता है। तो इतनी आपको ध्यान से इसके बारे में लिख लेना है। तो ये आपका हो गया इतना सा पॉइंट्स। अब इससे आगे चलते हैं। देखिए, अब इससे आगे थोड़ा सा आप समझेंगे ध्यान से। अब होता क्या है कि जो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में, यानी कि ब्रह्मांड का जो मैप है, सबसे पहले किसी ने तो आपके मस्तिष्क में आया होगा कि इस तरीके से, भाई इस तरह की अवधारणा है पूरे ब्रह्मांड में। तो जो पूरी तरीके से किसी चीज से देखा गया, तो अनुमान लगाए गए थे अब तक, लेकिन किसी ने क्या है, पूरी तरीके से इसका अच्छी तरीके से वर्णन किया, पूरे किसी दूरबीन से देखना, इस तरीके से देखना, उसका बताया कि कहां से कहां तक ये फैला हुआ है। तो इस तरह की जो अवधारणाएं दी गई बाद में, अब किसी के मस्तिष्क में जब उभर करके सामने आया कि पूरा संसार है क्या, किसी ना किसी के मस्तिष्क में आया, तो उसने ही जब ये अवधारणा दी, तो उसके बारे में कुछ सिद्धांत दिए गए और ये सिद्धांत आए। अब इसके बाद आते हैं आपके यूनान और मिस्र के एक दार्शनिक आते हैं, यूनान मिस्र। तो यूनान मिस्र के एक दार्शनिक थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। यूनान मिस्र के दार्शनिक थे जिसे कहा जाता है क्लॉडियस टोल्मी, क्लॉडियस टोल्मी। अब क्लॉडियस टोल्मी थे। अब क्लॉडियस टोल्मी जो यहाँ के दार्शनिक थे, अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने इसी के अध्ययन किया पूरे ब्रह्मांड का। तो ब्रह्मांड के अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्या व्याख्या दी, इन्होंने अपना, जब इसका क्या लगभग इन्होंने 140 एडी में, 140 एडी में इसका पूरी तरीके से अध्ययन किया, पूरे ब्रह्मांड के बारे में जांच पड़ताल की, कहां कहां पर क्या है, किस तरीके से फैला हुआ है, क्या है इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इन्होंने जब पूरे ब्रह्मांड में देखा कि हम भाई किस पर रह रहे हैं, कितने ग्रह हैं, किस प्रकार से हैं, तो इन्होंने जब देखा तो इन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, तो इनके अनुसार हमारी पृथ्वी, ये इन्होंने पृथ्वी मानी। अब जो ये पृथ्वी है और ये पूरा का पूरा क्या है, संसार बताया, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, संसार है, और हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड के पूरे केंद्र में उपस्थित है। तो क्लॉडियस टोल्मी ने 140 एडी में अपने रिसर्च में, अपनी जांच पड़ताल में ये बताया कि जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, ये पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में उपस्थित है। तो यानी कि इसके जो सेंटर में उपस्थित क्या है, पृथ्वी है, हमारी अर्थ है जिस पर हम रहते हैं। और इसी अवधारणा को इनके द्वारा नाम दिया गया जियोसेंट्रिक अवधारणा। ये याद रखना है कि इनकी जो अवधारणा है उसे क्या नाम दिया गया, जियोसेंट्रिक अवधारणा। तो जियोसेंट्रिक अवधारणा इसे नाम दिया गया। तो ये किस आधार पर, ये बताया कि जियो का मतलब होता है पृथ्वी, भूमि। तो हमारी जो पृथ्वी है, जियोसेंट्रिक, सेंटर का मतलब, सेंटर का मतलब सेंटर, केंद्र में, यानी पृथ्वी केंद्र में उपस्थित है इस पूरे ब्रह्मांड के। तो इसी आधार पर इसे जियोसेंट्रिक अवधारणा कहा गया था। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद इसमें दी जाएगी, अब इसके बाद लगभग 1543 आएगा। अब 1543 में जाकर के, क्योंकि देखो 140 में जो अवधारणा दी गई क्लॉडियस टोल्मी के द्वारा, वो बहुत लंबे समय तक चलती रही, उसको मानते रहे कि भाई हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो लगभग कब तक माना, 1543 तक, क्योंकि तब तक कोई ऐसा दार्शनिक नहीं आया जिसने इसके पूरी तरीके से रिसर्च करी, और जो क्लॉडियस टोल्मी ने बताया उसी अवधारणा को मानते हुए अब तक हम आ रहे थे 1543 तक। लेकिन जब 1543 में एक नए दार्शनिक आते हैं आपके कोपरनिक्स, निकोलस कोपरनिक्स के, जो पोलैंड के थे। अब पोलैंड के थे ये, कोपर
ठीक है, निकोलस कोपरनिकस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है निकोलस कोपरनिकस। तो निकोलस कोपरनिकस, ये जो नए दार्शनिक आते हैं इनके द्वारा कुछ बताया जाएगा। अब ये जो नई अवधारणा देते हैं और ये पूरी तरीके से जो भी हमारी पहले बताई गई जो अवधारणा थी जियोसेंट्रिक, वो पूरा का पूरा इसकी जो भूमि है, पृष्ठभूमि है, उसको पूरी की पूरी की ही बदल करके रख देते हैं, नई सोच ला करके रख देते हैं, नया बदलाव दिखा देते हैं कि इस तरह की नहीं है, कि उसमें क्या है, बहुत बड़ा परिवर्तन कर देते हैं। तो ये जो बताते हैं इनके द्वारा ये बताया गया कि जो हमारा जो सूर्य है, इन्होंने बताया कि जो सूर्य है हमारा, अब ये सूर्य सन, अब ये सूर्य जो है इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में उपस्थित है। इन्हें बताया कि ये जो पूरा सूर्य है ये इस पूरे ब्रह्मांड के किस में है, केंद्र में उपस्थित है। तो इनके द्वारा ये बता दिया गया कि जो ब्रह्मांड के बीच में केंद्र में कौन है, सूर्य, ना कि पृथ्वी। अब इन्होंने जो पूरी धारणा चलती आ रही थी लंबे समय से, उसे पूरा ही बदल करके रख दिया। जो पूरी एस्ट्रोलॉजी है उसमें एक भूचाल ला करके रख दिया और जो पहले से बनी आ रही अवधारणा थी उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। और ये ही इसलिए माना जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, कि मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, तो वो निकोलस कोपरनिकस को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, तो ये कहा जाता है इनके फादर। ठीक है, तो ये इनके बारे में, क्योंकि इन्होंने क्या दी, एक नई अवधारणा दे दी थी जिसे मानते भी आ रहे हैं, जिसे पूरी तरीके से तथ्यात्मक रूप से माना भी गया है कि हाँ इसी प्रकार से हो सकती है। तो इन्होंने ये अवधारणा दी, तो सूर्य को क्या बताया, पूरे ब्रह्मांड के बीच में, और इस अवधारणा का इन्होंने नाम क्या दिया, तो इसी अवधारणा का नाम इनके द्वारा जब दिया गया तो इन्होंने कहा इसको हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। तो इनके द्वारा इसे हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दिया गया, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इसको ध्यान से समझना है, ध्यान से इसको, इसके जो स्क्रीनशॉट है वो लेते रहना और इसके नोट्स के अनुसार, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं आपके, समझना मैं समझाता जाऊंगा और ये शॉर्ट नोट्स के रूप में आपके बनते चले जाएंगे। और जो वीडियो का जो एग्जाम है आपका आने वाला है, इसमें जितने भी बच्चे ही यूपी के हैं ये आपके हर एग्जाम में काम आएगा। ये आपका पीसीएस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, हर एग्जाम में इंपोर्टेंट आपकी जो एग्जाम आने वाला है वीडियो का, उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो बच्चे इसे खासकर बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे और इसके नोट्स शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाते चलेंगे। इसमें कोई लेंथ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, केवल एक शॉर्ट नोट्स होंगे आपके। तो इस शॉर्ट नोट्स के रूप में आप इनको बनाते चलेंगे, बस यही पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और इतने से ही आपका काम हो जाएगा अगर आप इसको कर लेते हो। ठीक है, तो इतना हुआ, आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले सकते हैं। इसमें अब आगे जो आप करेंगे, अब देखना है कि इसके बाद भी जैसे उन्होंने अवधारणा दे दी तो इसके बाद भी कुछ आएंगे। अब दार्शनिक नए नए आते हैं भाई, नए नए वैज्ञानिक आएंगे। अब उन्होंने क्या आया, लगभग जाकर के आपका 1805 में आते हैं। 1805 में आते हैं एक ब्रिटेन के खगोल शास्त्री आएंगे आपके, ब्रिटेन के खगोल शास्त्री। अब ये ब्रिटेन के जो खगोल शास्त्री हैं ये क्या बताएंगे, किस तरीके से अवधारणा बताएंगे, क्या करेंगे, तो इनका नाम क्या है, विलियम हर्शेल। ये थे विलियम हर्शेल, तो ब्रिटेन के थे विलियम हर्शेल। अब इन्होंने 1805 में बताया, और क्या बताया 1805 में। अब इनके द्वारा देखा जाता है कि विलियम हर्शेल 1805 में क्या बताते हैं इस ब्रह्मांड के बारे में, संसार के बारे में। तो इसके द्वारा जो बताया गया, ये कहा जाता है कि 1805 में इन्होंने सबसे पहले दूरबीन के द्वारा इस ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। इस ब्रह्मांड का अध्ययन सबसे पहले दूरबीन के द्वारा किन के द्वारा किया गया, दूरबीन से विलियम हर्शेल के द्वारा। तो इन्होंने दूरबीन से ब्रह्मांड का अध्ययन किया सबसे पहले, ब्रह्मांड का अध्ययन किया। तो इन्होंने किया सबसे पहले ब्रह्मांड का अध्ययन, दूरबीन के द्वारा किया गया। तो वो जो अध्ययन इनके द्वारा किया गया, अब इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है और जो हमारी गैलेक्सी है, आकाश गंगाएं हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं ऐसी ऐसी। तो जो हमारी आकाश गंगा है, तो हमारी आकाश गंगा में बहुत सारे सौर मंडल हैं। जो हमारा सौर मंडल है इसके जैसे बहुत सारे सौर मंडल हैं,
और जो आकाश गंगा है, ऐसे ही आकाश गंगाएं, लाखों आकाश गंगाएं हमारे पूरे ब्रह्मांड में है। तो इस तरीके से इन्होंने इसके बारे में जब दूरबीन से देखा, इनको पता चला कि ऐसे ऐसे सौरमंडल है। इस जैसे सौरमंडल, जैसे हमारी आकाश गंगाओं में सैकड़ों लाखों सौरमंडल है, और सौरमंडल जो आकाश गंगाएं हैं, ऐसे ही आकाश गंगाएं हमारे उसमें क्या है, ब्रह्मांड में लाखों अरबों है। तो इस तरह के इन्होंने बताया दूरबीन से अध्ययन करने के बाद। तो यानी कि आकाश गंगाओं को बताया कि आकाश गंगा में लाखों क्या है, आपके लाखों सौरमंडल है, ऐसे हमारे जैसे सौरमंडल है, लाखों तारे हैं, ठीक है। अब इसमें ही जैसे आपकी लाखों आकाश गंगा किसमें है, ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड में कितनी लाखों आकाश गंगा ब्रह्मांड में है। इस तरीके से इन्होंने उदाहरण बता दी कि भाई इस तरह से हम इतना अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी लाखों आकाश गंगाएं पूरे ब्रह्मांड में है, इस तरीके से है। तो ये सारा इन्होंने बता दिया कि सबसे पहले दूरबीन से जब इसका अध्ययन किया गया। अब इसके द्वारा जब इन्होंने ये बता दिया, अब इनके द्वारा एक और आते हैं आपके लगभग 1925 में। अब 1925 में आपके एक और आएंगे। अब 1925 में जो आते हैं आपके, वो अमेरिका के आते हैं खगोल शास्त्री, यूएसए के। अब यूएसए के खगोल शास्त्री जब आएंगे आपके, तब यूएसए के खगोल शास्त्री अब ये क्या बात बताते हैं। अब यूएसए के खगोल शास्त्री आएंगे विलियम पी हब्बल, या एडविन पी हब्बल के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो एडविन पी हब्बल, तो एडविन पी हब्बल, इसके हब्बल टेलीस्कोप के नाम से भी आपके एक टेलीस्कोप है, तो एडविन के नाम पर ही है वो, इनके द्वारा उसका निर्माण किया गया था, इनके नाम पर ही क्या बनाई गई है, वो एडविन पी हब्बल टेलीस्कोप बनाई गई है। तो एडविन पी हब्बल ने भी क्या किया था, इन्होंने जब पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन किया, तो इनके द्वारा भी ये बताया गया कि जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, यानी कि ये ब्रह्मांड इन्होंने बताया, तो इस ब्रह्मांड का जो व्यास है, तो भाई कुछ ना कुछ तो व्यास होगा, डायमीटर। तो इस ब्रह्मांड का जो व्यास है वो कितना है, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। तो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष इसका इन्होंने क्या बताया, ये व्यास बताया। किसका जो डायमीटर है वो कितना है, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष इसका व्यास है, डायमीटर है इस पूरे ब्रह्मांड का। जब इन्होंने बताया, भाई इन्होंने यहां से दूर देखा और देख करके बस इधर से अनुमान लगाया, इधर से इसको चारों तरफ से जब घुमा दिया तो एक डायमीटर जरूर बनता है। अगर कोई सर्किल में लेते हैं तो उसी के आधार पर जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है, तो इसका डायमीटर कितना है, इसकी लंबाई चौड़ाई के आधार पर जब माप लगाते हैं तो वो लगभग 250 करोड़ प्रकाश वर्ष इसका डायमीटर इनके द्वारा बताया गया था। तो यहां तक जो है 1925 तक इनके द्वारा पूरे ब्रह्मांड के बारे में इस तरह से बताया गया था। अब जब 1925 में इनके द्वारा बताया गया, अब होगा क्या, अब इसके बाद आते हैं आपके अलग अलग सिद्धांत आएंगे। तो ब्रह्मांड के बारे में ये तो बताया गया, लेकिन अब आते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, तो क्या क्या कारण बने, किस कारण से ब्रह्मांड बना, कैसे कैसे यहाँ पर उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मांड को जानने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, इसको बहुत आपको मजा भी आने वाला है, जितना आपको देखेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा इसको जान करके कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से ये ब्रह्मांड बना। तो आपको क्या इसमें से जानना है वो देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत है, अब आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, ये ध्यान से आपको समझना है, बस इनके नाम कौन कौन से सिद्धांत दिए गए। तो देखो सिद्धांत के बारे में आपको क्या समझना है, तो ध्यान से समझते चलना है। देखो सबसे पहला जो सिद्धांत इसमें दिया गया, आपका एक सिद्धांत बताया गया बिग बैंग सिद्धांत, इसे कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है इसको। तो बिग बैंग थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। ये किसके द्वारा दिया गया था, ये आपसे पूछेगा कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, वीडियो के एग्जाम में इतना भी आपसे पूछ सकता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जॉर्ज लेमेंडर के द्वारा दिया गया था, जॉर्ज लेमेंडर, जो लेमेटेयर भी कहते हैं इसको, जॉर्ज लेमेटेयर, ठीक है। ये कहां के थे, ये बेल्जियम के थे।
तो बेल्जियम के थे भाई ये। इनके बारे में ये भी पूछा गया कि कहाँ के थे ये, बेल्जियम के थे। तो महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेतेयर के द्वारा दी गई थी, जो बेल्जियम के थे। तो इन्होंने क्या बताया था इसके बारे में पूरी डिटेल में समझाएंगे। अभी इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि किस तरीके से ब्रह्मांड बना, किस तरीके से इसका विस्फोट हुआ, क्यों हुआ। अब इसके बाद एक दूसरा सिद्धांत दिया गया, साम्यावस्था सिद्धांत। ये सिद्धांत के नाम याद रखने हैं, किसने ये सिद्धांत दिए, बस 3 सिद्धांत है आपके। साम्यावस्था सिद्धांत। अब साम्यावस्था सिद्धांत के बारे में जब आप बताएंगे तो इसमें क्या पूछा जाएगा आपको। अब साम्यावस्था सिद्धांत में आपको ही पूछा जाएगा किसने दिया था ये। देखो एक तो आते इसमें थॉमस गोल्ड। थॉमस गोल्ड थे एक दार्शनिक वैज्ञानिक, थॉमस गोल्ड, और एक थे हरमन बोडी। हरमन बोडी, इन दोनों के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, साम्यावस्था सिद्धांत। ठीक है, जो साम्यावस्था सिद्धांत है वो किन के द्वारा दिया गया, वो थॉमस गोल्ड व हरमन बोडी के द्वारा दिया गया। और इसके बाद एक तीसरा सिद्धांत और आता है जिसे कहते हैं दोलन सिद्धांत। इन्होंने एक दोलन सिद्धांत दिया गया। अब दोलन सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया, बस आपसे इतना पूछेगा, इतना ही करके जाना बस, इसमें से इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो दोलन सिद्धांत आपसे पूछेगा, ये आपका डॉक्टर एलन संडेज के द्वारा दिया गया था। डॉक्टर एलन संडेज। तो डॉक्टर एलन संडेज ने क्या दिया आपका, ये दोलन सिद्धांत दिया था। अब दोलन सिद्धांत के बारे में आपसे ये पूरी तरीके से बताया गया है, और इसमें जो है आपको पूरी तरीके से जिसकी व्याख्या करी गई है वो पूरी व्याख्या महाविस्फोट सिद्धांत की करी गई है, जो जॉर्ज लेमेतेयर के द्वारा दिया गया था। और इसकी व्याख्या करने वाला भी कौन है, इसकी जो व्याख्या करेंगे वो जो वैगनर के द्वारा करी जाती है। अब वैगनर इसकी व्याख्या करते हैं। अब देखने इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जानना है तो महाविस्फोट सिद्धांत कैसे कैसे दिया, किसने दिया और क्यों, इसके बारे में इसने बताया क्या है, पूरी तरीके से आपको जानना है कि महाविस्फोट, क्योंकि पूरी व्याख्या इसी की करी गई है। ध्यान से समझेंगे, फोकस से समझेंगे और इसको नोट्स करते रहेंगे, नोट बनाते रहेंगे, बस यही शॉर्ट नोट्स होंगे आपके, इससे ज्यादा शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए अब ये जो बताया इन्होंने, लगभग इस सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, जॉर्ज लेमेंडर के द्वारा। अब जॉर्ज लेमेटेयर के द्वारा जब ये दिया गया तो इन्होंने तो इसको क्या सिद्धांत दिया लगभग 1927 में। तो 1927 में इन्होंने जॉर्ज लेमेटेयर के द्वारा दिया गया, लेकिन इसकी जो व्याख्या है पूरी तरीके से किसने करी, इसकी व्याख्या वैगनर के द्वारा की गई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है कि सिद्धांत दिया किसने और इसकी व्याख्या पूरी तरीके से खोल करके किसने रख दिया इसको, तो पूरी तरीके से खोल करके इसको वैगनर के द्वारा रखा गया। इसका पूरा नाम है अल्फ्रेड वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा। ठीक है, तो अल्फ्रेड वैगनर ने इसकी पूरी तरीके से व्याख्या करी, और कब दिया गया, 1927 में दिया गया था। ये कहाँ के थे, ये जर्मनी के थे भाई, इनको याद रखना है। अल्फ्रेड वैगनर कहाँ के थे, जर्मनी के थे। ये जलवायु शास्त्री भी थे भाई, ठीक है, जलवायु शास्त्री थे। और इन्होंने क्या बताया, पूरी तरीके से खगोल शास्त्र का भी अध्ययन किया था, तो उसके बारे में बताया। और यहाँ पर जब महाविस्फोट सिद्धांत दिया गया तो इसकी व्याख्या में इन्होंने बताया कि जो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, बस शॉर्ट में ही बताऊंगा, मैं समझाऊंगा डिटेल में और आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में यहाँ पे लिखूंगा, बस आप इसी को लिखते चलना। 15 अरब वर्ष या 13.7 अरब वर्ष, ये आपका एग्जैक्ट माना जाता है और ये राउंड फिगर में माना जाता है। तो लगभग इतने अरब वर्ष पहले की बात है। तो पहले जो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड था, ये हमारा ब्रह्मांड एक विशालकाय अग्निपिंड था, एक बस केवल एक पिंड था। ये जो स्पेस देख रहे हो, इस प्रकार का स्पेस कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस एक विशालकाय एक पिंड था जिसमें कोई स्पेस नहीं था, पूरा का पूरा ब्रह्मांड। तो जब ये एक विशालकाय अग्निपिंड था इतने वर्ष पहले, क्या था ये विशालकाय अग्निपिंड, एक विशालकाय अग्निपिंड। अब विशालकाय अग्निपिंड था तो हुआ क्या, तो जब इस तरह का ये एक अग्निपिंड था तो इसमें अचानक से ही ऐसा होता जा रहा था, भाई कोई भी पिंड है तो इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होती जा रही थी, बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर होती चली गई। जब एनर्जी स्टोर होती चली गई तो ये एक बहुत ज्यादा बड़ा एक पिंड हो गया जिसके अंदर एक एनर्जी है। जब उसके अंदर एक ऊर्जा है, जैसे बम है आपका, बम के अंदर एक ऊर्जा जब स्टोर हो जाती है तो वो फटने वाला होता है। तो इसी तरीके से जब वो सहन नहीं कर पाता तो वो फटने की ओर चलता है, कोई भी हो। तो इसी प्रकार से जब इसमें ऊर्जा का संचय होने लगा तो इतनी ज्यादा हीट, इतनी ज्यादा ऊर्जा इसमें उत्पन्न हो गई कि अचानक से ये पूरी तरीके से फट गया। और इसने जो भी आकार है, कुछ पिंड इधर गए, कुछ पिंड इधर गए, जैसे आपके एक ग्रह उधर, एक ग्रह उधर, एक ग्रह इधर, तो इस तरह से टुकड़े टुकड़े हो गए थे इसके पूरे। तो जब इसके टुकड़े टुकड़े हुए यहां से, अब यहाँ के बाद जब टुकड़े टुकड़े हुए तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पिंडों में ये
ऐसे टूट गया था। अब ये पूरी के तरीके से क्या हुआ भाई, छोटे छोटे पिंडों में टूट गया इस तरीके से। अब जब टूटा भाई कितने, और ये जो घटना हुई ऐसे जो ब्रह्मांड में जो पिंड है एक वहां पर एक वहां पर, ये कितने समय में इतनी दूर चले गए, एक दूसरे से दूर हो गए। तो ये माना जाता है, जो अनुमान लगाया गया है 1.43 सेकंड में बताया जाता है कि इतना समय लगा था, 1.343 सेकंड का इनको समय लगा एक दूसरे से अलग होने पर। कि जो वर्तमान में एक ग्रह वहां पर एक वहां पर इतनी दूरी पर है, वो कितना समय लगा उनको इतने जाने में, क्योंकि इतना बड़ा विस्फोट हुआ था, महाविस्फोट कहा जाता है इसको। तो महाविस्फोट के कारण इस तरीके से ये बना। तो यानी कि जो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड था, जो सॉलिड था, वो कैसे बन गया, छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे टूट गया। और कितना समय लगा टूटने में, 1.43 सेकंड में ऐसे तितर बितर हो गए थे। अब इसके बाद जब धीरे धीरे ये ठंडे होने लगे, अब जब ये धीरे धीरे ठंडे होंगे तो इनमें क्या है, ये एक काले पदार्थ के रूप में जमने लगते हैं। अब ये काले पदार्थ के रूप में जमने लगेंगे और धीरे धीरे जो इनका आकार है, जैसे कुछ यहाँ पे चिपकते चले गए इस पे, कुछ इस पे चिपकते चले गए, कुछ इस पे चिपकते चले गए, तो ऐसे ऐसे इनका जो आकार है कुछ का ऐसे ऐसे बड़ा होता चला गया। तो धीरे धीरे फिर दोबारा से क्या होते चले गए भाई, चिपकते चले जाएंगे, जमते चले जाएंगे, तो इनका आकार दोबारा से बड़ा होता चला गया इस तरीके से। अब जब ये बड़ा हो जाएगा तो इनमें फिर होगा क्या, अब ये काले ब्लैक मैटर बनते चले गए, काले पदार्थ के रूप में जमते चले गए। ठीक है, इसे ब्लैक मैटर इसी तो कहा जाता है कि ब्लैक मैटर जो थे आपके वो क्या थे, तो ब्लैक मैटर वो आपके यही थे। तो ब्लैक मैटर के रूप में फिर दोबारा से जब इन पर जमते चले जाएंगे तो इनका आकार दोबारा से बढ़ता चला जाएगा। जब आकार दोबारा से बढ़ेगा तो ये क्या बन जाती हैं आपकी, ये पूरी की पूरी ये आकाश गंगाओं का निर्माण हो जाता है। ये जो बड़ी बड़ी बने पिंड, तो ये क्या बन गई आपकी, एक आकाश गंगा ये और एक आकाश गंगा ये, इस तरह से। अब इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं बन गई। जब अरबों आकाश गंगाएं बन गई तो इनका आकार जब बड़ा होता गया तो इस आकाश गंगा में से जैसे ये हुआ तो ये फटने लगी, भाई एनर्जी स्टोर होती जाएगी, जैसे जैसे इन पे मलबा चिपकता जाएगा तो ऊर्जा का संचय होता जाएगा। तो उसी ऊर्जा के संचय के कारण अब क्या होने लगा, ये दोबारा से फटने लगेंगे। अब दोबारा से जब ये फटेंगे, अब फटने के बाद जैसे ये वाली आकाश गंगा है, अब ये वाली जब फटेगी तो ये भी ऐसे ऐसे टुकड़ों में फट जाएगी। अब जब ये फटी तो इस तरह से फटने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई और इसी तरीके से ये बदल जाएगी भैया आपका, छोटे छोटे टुकड़ों में ये बदल गई। तो ऐसे ऐसे करते करते ये सारी की सारी जो आकाश गंगा है इस तरीके से बदलती चली गई, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती चली गई। और यही आपकी क्या कहलाई, आकाश गंगा है। क्योंकि इनमें जो छोटे छोटे तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सारे इसमें शामिल हैं। जो छोटे छोटे टूटे, इसमें तारे भी हैं, ग्रह भी हैं, उपग्रह भी, इस तरह से पिंड में टूटते चले गए। तो एक आकाश गंगा बन गई, दूसरी आकाश गंगा बन गई, उस आकाश गंगा में तारे भी हैं, ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं, सारे सारे एस्ट्रॉइड भी हैं, उल्काएं पिंड भी हैं, सारे के सारे एक आकाश गंगाओं में है। तो ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाओं का अनुमान लगाया गया है। और एक आकाश गंगा में कितने तारे बताए गए हैं, 100 अरब ही एक आकाश गंगा में तारे हैं। जैसे एक तारा ये हो गया, एक तारा ये, इस तरह से ये कितने तारे हो गए इसमें, लगभग 100 अरब तारे। तो 100 अरब तारे किसमें है, एक आकाश गंगा में बताए गए हैं। और पूरे ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी कितनी आकाश गंगाएं हैं, ये लगभग यहाँ पर 100 अरब ही आकाश गंगाएं बताई गई पूरी ब्रह्मांड में। तो 100 अरब आकाश गंगाएं आपके पूरे ब्रह्मांड में है, ये आपको ध्यान से समझना है। ये अनुमान के तौर पर बताया गया है। देखो ऐसे एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, बस अनुमान गिन के तो वहां गए नहीं कि भाई वहां गिने ऐसे चलते 1 2 3 4 5 वहां गिन के तो कोई नहीं गया गिनने के लिए, काउंट करने के लिए उनको। तो बस ये अनुमान लगाया गया कि हाँ लगभग इतनी है, 100 अरब आकाश गंगा है और एक आकाश गंगा में 100 अरब ही तारे हैं। जो हमारे जैसे एक हमारा एक सूर्य है, तो हमारा एक सूर्य भी एक तारा है, तो ऐसे सूर्य के जैसे पता नहीं कितने ही तारे हैं। तो ऐसे ही हमारी आकाश गंगा में भी अरबों तारे हैं, ऐसे ही सूर्य के जैसे। तो ऐसे ही अरबों तारे हमारी आकाश गंगा में है, ऐसे दूसरी आकाश गंगा में है, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में जो आकाश गंगाएं फैली हुई हैं उनमें है। तो 100 अरब तारे बताए गए हैं आपके एक आकाश गंगा में, और पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब ही आकाश गंगा है। और जब ये बाद में क्या होता चलेगा भाई, ये भी छोटे छोटे जो पिंड है इनमें जो तारे हैं, ये तारे भी धीरे धीरे इनमें से जो तारा है ये भी टूटते चले जाएंगे। तो इनमें तारों में क्या एक बड़ा पिंड बनता है और कुछ छोटे छोटे ऐसे पिंड बन जाते हैं, और ये क्या बन जाता है आपका, सौर मंडल का निर्माण कर लेते हैं। तो ये सौर मंडल बन जाएगा। तो यहाँ पर सौर मंडल का निर्माण हो जाता है, सौर मंडल, सोलर सिस्टम। तो ये सोलर सिस्टम हो गया, सोलर मंडल का निर्माण हो गया। तो ये इस तरीके से आपके बनते हैं। अब इनमें से क्या बने आपके, ग्रह बने, उपग्रह बने, उल्काएं बनी, ठीक
ठीक है भाई, धूमकेतु बने, अलग अलग इस तरह से आपके ये सारे के सारे बनते चले गए थे। और ये बताया गया कि इस तरीके से आपका ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जो वर्तमान में आप ब्रह्मांड देख रहे हो, इस ब्रह्मांड का निर्माण इस तरीके से माना जाता है। तो यही आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत इन्होंने बताया कि इस तरीके से ये सिद्धांत हुआ। लेकिन ये भी वर्तमान में बताया जा रहा है कि जो हमारी जो आकाश गंगा है, मान ले कि हमारी आकाश गंगा ये है, तो इनमें से जो हमारी आकाश गंगा है, ये वाली आकाश गंगा है, अब इस आकाश गंगा में भी क्या है, हमारे 100 अरब तारे होंगे, तो ये माना गया है। अब इस आकाश गंगा का नाम क्या बताया गया है, हमारी मंदाकिनी। तो मंदाकिनी कहा जाता है कि हमारी आकाश गंगा का नाम, ठीक है, जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी आकाश गंगा है, तो हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी बताया गया है। और इसके जो सबसे नजदीकी एक आकाश गंगा बताई जाती है कि इसके सबसे नजदीकी आकाश गंगा, तो हमारी आकाश गंगा के नजदीक में भी एक आकाश गंगा है। तो जैसे आपकी ये रही, तो ये एक आकाश गंगा है, इनके बीच की दूरी है, तो ये मंदाकिनी है। और जो इसके बीच की, जो इसके नजदीकी है, उसे कहते हैं एड्रोमेडा। एड्रोमेडा, तो हमारे नजदीक की जो आकाश गंगा है, नजदीकी आकाश गंगा, वो एड्रोमेडा है, जिसे देवयानी के नाम से भी जाना जाता है। तो देवयानी भी कहा जाता है इसको, एड्रोमेडा को। लगभग 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष, ठीक है, इतने 2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो इतनी प्रकाश वर्ष की दूरी पर हमारी ये दूसरी आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा की। तो यानी कि ये सबसे नजदीकी है, और जितनी भी आकाश गंगाएं हैं हमारे सबसे से दूरी पर हैं। तो बस आपको ये समझना है हमारे सबसे नजदीकी आकाश गंगा कौन सी है, और इस तरीके से कहां कहां पर कितनी दूरी पर ये है। और हमारे यहाँ पर जो हमारी आकाश गंगा है, इसका जो है, इस आकाश गंगा में नए और पुराने दोनों प्रकार के तारे बताए जाते हैं। हमारी आकाश गंगा में नए और पुराने दोनों प्रकार के तारे होते हैं, बहुत पुराने भी हैं और नए भी हैं, पुराने व नए दोनों जो तारे हैं इसमें। तो इसी कारण से इसे सर्पिलाकार इसका आकार बताया गया है, सर्पिलाकार। तो सर्पिलाकार जो इसका आकार है, स्पाइरल, तो स्पाइरल जो शेप का आकार है इसका, वो इसी कारण से है क्योंकि इसमें पुराने और नए दोनों प्रकार के तारे हैं। तो इसी आधार पर इसे सर्पिलाकार इसका आकार बताया गया है हमारी आकाशगंगा का। और इसमें एक भाग ये और बताया जाता है, आपका ध्यान से समझना है कि जो हमारी आकाशगंगा है इसमें केंद्रीय बल्ज होता है। अब केंद्रीय बल्ज देखिए, पहले इसको क्या करना है, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा ही हो जाएगा फिर मैटर, उसको आगे समझाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले पहले। इसके बाद जो आपको थोड़ा सा समझना है कि हमारे यहाँ पे इसमें जो आकाश गंगा है इसका एक भाग बताया जाता है केंद्रीय बल्ज। तो आपसे यहाँ पर पूछता है कि केंद्रीय बल्ज क्या होता है। तो केंद्रीय बल्ज आपसे पूछेगा तो ये होता क्या है। जो हमारी आकाश गंगाएं है, तो हमारी आकाश गंगा में ऐसे होते हैं कि जो सेंटर है, तो ये आकाश गंगा है। अब इसमें क्या है, केंद्र हो गया, तो इस केंद्र में इस तरह से हमारे कुछ तारों का आकार है, यानी कि 3 भुजाओं के रूप में। तो ये 3 भुजाओं के रूप में है, और यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा तारों की संख्या मानी जाती है। तो ये 3 भुजाएं मानी जाती हैं आपकी, 3 भुजाओं के रूप में। और 3 भुजाएं किससे बनी हुई है, तारों से मिलकर के। ये तारा इससे लाइन वाइज है, तो यानी कि इन 3 भुजाओं के रूप में बना हुआ है। 3 भुजाओं को ही क्या कहा जाता है, केंद्रीय बल्ज कहा जाता है। यानी कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र में उपस्थित 3 भुजाओं से बना हुआ एक आकार, जहां पर तारों की संख्या सबसे ज्यादा घनी है, तो उसे ही केंद्रीय बल्ज कहा जाता है। तो केंद्रीय बल्ज के रूप में आपसे पूछे किसे कहा जाएगा, तो आप सिंपली बता सकते हो कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र में उपस्थित जो 3 भुजाओं से बना हुआ एक सकेंद्र होता है, जहां पर तारों की संख्या सबसे ज्यादा घनी है, सघन है, तो उसी भाग को कहते हैं आपका केंद्रीय बल्ज। और इसके बाद एक पॉइंट आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर, मिल्की वे। बहुत बार पूछा जाता है कि मिल्की वे क्या है। तो मिल्की वे के बारे में आपसे पूछता है, दुग्ध मेखला कहते हैं इसको। तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे, दुग्ध मेखला या मिल्की वे क्या होता है। बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हैं, बहुत सारे कुछ भी बताते हैं, कुछ बुके कुछ कह देती है, कुछ बुके कुछ कह देती हैं। तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे क्या होता है, ये वो भाग होता है हमारी आकाश गंगा का, वह भाग जो हमें रात के समय दिखाई देते हैं। रात के समय आप तारे देखते हो, तो जो भी तारे वाले जो भाग, तारे जो हमें दिखते हैं, जो सा वाला भाग हमें दिखाई देता है तारे के रूप में चमकता हुआ, वही आपका
मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहलाता है। लेकिन हमारी आकाश गंगा को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारी आकाश गंगा में ऐसे और तारे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते रात में। तो इसी वजह से केवल वह वाला भाग जो हमें रात के समय दिखाई देता है तो वही आपका मिल्की वे कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन में अगर आप लिखना चाहो तो बस इतनी बात लिख लेना कि हमारी आकाश गंगा का वह भाग जो हमें रात को दिखाई देता है वही मिल्की वे दुग्ध मेखला कहलाता है। तो इतनी बात आपको ध्यान से समझनी है। और इसके बाद आपको पूछा जाएगा इसमें एक ये आता है आपका कि प्लेनेमस के बारे में इसमें पूछा जाता है बहुत बार, प्लेनेमस। तो प्लेनेमस क्या होता है? तो प्लेनेमस के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारे सौरमंडल से बाहर एक जैसे या जुड़वा दिखने वाले जो पिंडों का एक समूह होता है, हमारा सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल से बाहर एक जैसे पिंडों के दिखने वाला जो समूह है, ग्रुप है, उसे ही कहते हैं प्लेनेमस। तो प्लेनेमस के बारे में भी समझ गए होंगे, लिख लेना अपने आप इसको, ज्यादा बड़ी बात नहीं, छोटी सी लाइन है, मैंने बोल दिया है, लिख लेना इसको। एक बार और समझ लेना कि हमारे सौर मंडल से बाहर एक जैसे दिखने वाले पिंडों का एक समूह होता है जिसे प्लेनेमस के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको यहां देख लेना है इसको, ठीक है। और एक इसके जो है नासा के द्वारा एक जो गैलेक्सी की खोज करी गई थी अभी लगभग 2017 के लगभग ही एक गैलेक्सी की जब खोज करी गई तो उस गैलेक्सी का नाम जो नासा के द्वारा करी गई थी, तो नासा ने गैलेक्सी की खोज करी जिसे रेलिक्स गैलेक्सी कहा गया, रेलिक्स गैलेक्सी। तो रेलिक्स गैलेक्सी की खोज करी। अब रेलिक्स गैलेक्सी की जब खोज करी तो इन्होंने इसमें बताया कि जो ये गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी के बाद, तो इस गैलेक्सी का जो आकार है, आकार तो हमारी जो आकाश गंगा है तो हमारी यानी मंदाकिनी का क्या है 1/2। तो हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी का 1/2 है, यानी उसका आधे आकार की है। लेकिन इसमें जो तारे हैं, तारों की संख्या, इसमें तारों की जो संख्या है वो कितनी बताई गई है? तारों की संख्या मंदाकिनी की 4 गुनी है। तो मंदाकिनी में जितने तारे हैं उसका 4 गुना तारों की संख्या किसमें है? रेलिक्स गैलेक्सी में। तो ये नासा के द्वारा इसकी खोज की गई है, ठीक है। तो ये जब नासा के द्वारा इसकी खोज करी गई तो इस तरह से बताया गया कि ये मंदाकिनी का जो आकार है 1/2 है हमारी का, और इसके जो तारों की संख्या है मंदाकिनी के तारों की संख्या का 4 गुना है। तो ये बता दिया गया था इनके द्वारा। तो ये प्लेनेमस हो गया आपका। अब इसी आधार पर जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि एक पॉइंट है आपका, पूछ रहे थे कि साइरस, हमारे यहां पर जो है काशगंगा में साइरस, तो ये साइरस को डॉग स्टार भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है? डॉग स्टार, साइरस। तो बस याद रखना है ये डॉग स्टार साइरस क्या है? हमारी आकाश गंगा में उपस्थित सबसे चमकीला तारा, हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला स्टार, सबसे चमकीला तारा, चमकदार तारा, वो यही होता है। तो ये सबसे चमकीला तारा आपसे पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर बार आता ही रहता है। तो बस इसको ध्यान से याद रखना है, सबसे चमकीला तारा यही माना जाता है, डॉग स्टार। तो ये जो हमारी पृथ्वी से जब देखते हैं तो कितनी दूरी पर है? ये 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो ये हमारी पृथ्वी से इसकी जो अगर दूरी पूछा जाए आपसे कितनी दूरी पर है, तो 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है पृथ्वी से। तो 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है पृथ्वी से। तो पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है साइरस की? 9 प्रकाश वर्ष। और लगभग इसका जो द्रव्यमान है, अगर आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान कितना है, सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना इनका सन मास, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना इसका द्रव्यमान है डॉग स्टार का, साइरस का। और चमकीला कितना है आपसे ये पूछा जाए तो ये जो चमकीला है ये सूर्य की चमक से 20 गुना ज्यादा चमकीला है। तो कितना चमकदार है? 20 गुना सूर्य का चमकदार, यानी सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकदार है। तो सूर्य से कितना गुना ज्यादा चमकदार है डॉग स्टार जो सबसे चमकीला है? तो वे माना जाता है 20 गुना अधिक चमकदार है। और सबसे नजदीकी तारा आपका माना, वो सबसे चमकीला तारा माना ही जाता है भैया, ठीक है। इसी आधार पे यहां से ये बस एक और रह गया आपका, इसी पर पूछा जाता है कि जो हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी तारा भी कौन सा है? तो एक तारा और याद रखना आपको, प्रोक्सिमा सेंचुरी, बहुत बार पूछा गया है। तो बस ये पॉइंट टू पॉइंट है, इनको ध्यान रखना है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी ये जो है आपका, ये आपका
जो सूर्य का सबसे नजदीकी, तो सूर्य का सबसे नजदीकी तारा, सबसे नजदीकी, तो सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है आपका? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। लगभग कितना है? 3.4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। तो इतने प्रकाश वर्ष की दूरी पर है ये, इतने, ठीक है। तो इतने प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये मिलेगा। तो ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो सूर्य का सबसे नजदीकी तारा माना जाता है। तो इसी आधार पर आपको यहां से इसके बारे में पता चला, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बस एक पॉइंट और अगर इसमें समझना जाओ, आपसे बारे में पूछ भी लेता है इसमें तथ्य के रूप में कि एक ओरियन नेबुला क्या होता है। इसमें ओरियन नेबुला के बारे में आपसे पूछ ले कि ओरियन नेबुला क्या होता है। बस तो ओरियन नेबुला के बारे में आपको ध्यान से समझ लेना है कि ओरियन नेबुला वो होता है कि हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल और सबसे चमकीले जो तारे हैं उनका ही एक समूह होता है। उसका जो आकार है व्यास से 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। तो उन समूह को ही, उसी समूह को क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला कहा जाता है। तो डेफिनेशन में जब ओरियन नेबुला के आप लिखोगे तो ध्यान से लिखना है कि हमारी आकाश गंगा में सबसे शीतल और चमकदार तारों का एक समूह होता है, जो सबसे ठंडे हैं और सबसे चमकदार हैं। वे जो तारे हैं उनका एक समूह है, उसी समूह को ओरियन नेबुला कहा जाता है। और जो कितने व्यास में या डायमीटर आकार में फैले हुए हैं? लगभग इनका जो क्षेत्रफल है, जो आकार है, वो 1,00,000 प्रकाश वर्ष की दूरी में फैला हुआ है। 1,00,000 प्रकाश वर्ष, तो इतनी दूरी में ये फैला हुआ है। तो ओरियन नेबुला उसे कहा जाता है। तो बस आपको इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, पहले ध्यान से लो। बस तो ये आपका हुआ, आज इतना है। तो इसमें जो है आपके इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए गए हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका वीडियो का एग्जाम है उसमें अगर आप ये कर लेते हो तो आपका एक भी प्रश्न अगर इससे बाहर आ जाए तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। तो इसमें से अगर आपने सारा कर लिया तो आप हर प्रश्न इससे कर पाओगे। वहां पर आप अच्छे से 50 में से बहुत ज्यादा प्रश्न करके आ सकते हो। 30 से 35 क्वेश्चन आप करके आ सकते हैं अगर इस तरीके से आप पढ़ते हो। और इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए वहां पर वीडियो में जीएस से, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बस आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से इसको करना है। बस शॉर्ट नोट्स बनाने, ना ही आपको डिटेल लिखनी है, ना ही कुछ ज्यादा लिखना है, बस थोड़ा सा करना है। बस ये शॉर्ट वे में लिखना है, बस समझते चलना है। बस इतना करेंगे और इतने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार वीडियो का सिलेक्शन आपको लेकर के जाना।